नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रामनवमी की तमाम दर्शकों को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। बात चुनाव की तो 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और इसके लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बिहार में भी पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान होने हैं, जिनमें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा की सीट शामिल है। जमुई में एनडीए से एलजेपी प्रत्याशी अरुण भारती का सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से होने वाला है, तो औरंगाबाद लोकसभा में बीजेपी के सुशील सिंह के सामने आरजेडी के अभय कुशवाहा की मौजूदगी होगी, जबकि नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर की टक्कर आरजेडी के श्रवण कुशवाहा से है। गया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की टक्कर आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है और आज चुनाव प्रचार का शोर शाम होते होते थम जाएगा। उससे पहले जीतोड़ मेहनत करते हुए तमाम प्रत्याशी और लोकसभा चुनाव 2024, जिसमें पहले चरण में जमुई लोकसभा सीट अरुण भारती, जो कि एलजेपीआर की तरफ से, एनडीए की तरफ से कैंडिडेट, आरजेडी के अर्चना रविदास की चुनौती उनके सामने। वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो सुशील कुमार सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में, बीजेपी के टिकट पर आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा को मौका दिया गया है। वहीं नवादा लोकसभा सीट की बात करें तो विवेक ठाकुर बीजेपी के कैंडिडेट, जिनके लिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से चुनाव प्रचार किए गए, आरजेडी के श्रवण कुशवाहा के साथ उनकी चुनावी टक्कर। वहीं गया सुरक्षित सीट, लोकसभा की हाई प्रोफाइल सीट में से एक सीट, जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम के अध्यक्ष, और उनकी तरफ से आरजेडी के कुमार सर्वजीत की चुनौती जो उनके सामने होगी, जीतन राम मांझी जो एनडीए की तरफ से कैंडिडेट हैं। तो ये वो चेहरे हैं और त्रिकोणीय मुकाबला देख लीजिए जहां नवादा में दिखने को मिल रहा है। नवादा में बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उतारा है और विनोद यादव की निर्दलीय के तौर पर एक मजबूत दावेदारी यहां पर दिखती है और यही इस वजह से माना जा रहा है कि जो नवादा की सीट है वहां त्रिकोणीय मुकाबला आपको बेहद दिलचस्प नजर आएगा। तो नवादा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं। यहां पर आरजेडी से बागी हुए विनोद यादव को उनके भतीजे एमएलसी अशोक यादव का भी खूब साथ मिल रहा है। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के बाद विनोद यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े। अशोक यादव ने आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। अशोक यादव ने कहा कि नवादा में उन्हें चॉकलेट बाबा की उपाधि दी गई है, उन्होंने केवल ठगने का ही काम किया है। जो हमेशा समाज को तोड़ने और बर्बाद करने का काम किए, हमेशा राजा रानी वाला जिंदगी बिताए हैं। एक राजा यहाँ थे, एक रानी उनकी पत्नी वहाँ थी। कभी विकास से कोई लेना देना, गोविंदपुर विधानसभा पे लगातार उनके परिवार का कब्जा रहा, लेकिन विकास के नाम पे देख लीजिए कुछ नहीं किया। और वो लोग ऐसा विधायक रहे जिनका आपकी गोविंदपुर की विधायक थी या नवादा के विधायक थे, उनको कभी देखने के लिए आदमी तरसते थे, 4-4, 5-5 फाटक पार करते थे, तब जाके उनसे दर्शन होता था। लेकिन आपके बीच में आपके विधायक विभा देवी जी हैं, प्रकाश भी दिन भर लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। तो सुपौल में एनडीए प्रत्याशी जब चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके लिए जेडीयू के दिलेश्वर कामत ने नामांकन कर दिया। दिलेश्वर कामत के नामांकन के बाद से बिहार एनडीए के नेताओं ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के मंच से आरजेडी और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा गया। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां लोगों को आरजेडी के जंगल राज तक की याद दिलाई। वहीं चिराग पासवान ने बिहार में डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए, तो सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने को लेकर जमकर निशाना साधा। पिछड़ा समाज, दलित समाज, महादलित समाज के लोगों का सम्मान जितना नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बढ़ा, पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। 2005 के पहले क्या स्थिति थी, 2005 के बाद क्या स्थिति बनी, सिर्फ कहने के लिए नहीं, उदाहरण एक नहीं अनेक उदाहरण है। अनेक काम हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का मान सम्मान, सिर्फ विकास का ही काम नहीं किया, उन्होंने देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ाने का काम किया। हम लोगों के ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है, हम बिहारियों पर। एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली।
बिहार की ये विडंबना रही। और क्यों बिहार विकसित राज्य नहीं बन पाया? क्योंकि निरंतरता में हम लोगों ने विरोधाभास की सरकारें देखी। एक लंबा समय, लगभग 27 साल से ज्यादा का समय लगातार ऐसा रहा जब विरोधाभास की सरकारें थी। बिहार में एनडीए की सरकार तो केंद्र में यूपीए की सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश उदाहरण है इसका कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कैसे आपका राज्य तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर होने का कार्य करता है। एक बेटी जब चुनाव हार गई लोकसभा का तो कहा राज्यसभा भेज देते हैं, एमपी बनाया। अबरी वो टूरिस्ट बेटी लाए हैं, वो सिंगापुर से सीधे छपरा की धरती पर आया। अब सोचिए कि छपरा की बेटी को न्याय मिलेगा कि लालू जी की बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, ये दूर तो 4 हो गया। आरक्षण के मामले में पत्नी को, बेटा को, बेटी को, लेकिन अब सोचिए जो 5 गो बहन बेटी बच गई है उसको विधानसभा का टिकट कब देंगे, तब तक हम लोग बोलते रहेंगे। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी अगले 2-3 दिनों के लिए सारण में ही कैंप करने वाले हैं। बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनावी रणनीति इनकी तरफ से बनाई जाएगी। इस दौरान लालू प्रसाद सारण में आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। रोहिणी के लिए चुनाव प्रचार को धारदार बनाने के टिप्स दिए जाएंगे। रोहिणी आचार्य पहली बार राजनीति के मैदान में उतरी हैं। सारण सीट से अपनी राजनीतिक किस्मत को वो आजमा रही हैं और उनके सामने देखिए चुनौती है राजीव प्रताप रूढ़ी की। बीजेपी के तरफ से कैंडिडेट बनाया गया राजीव प्रताप रूढ़ी से पहले भी सांसद यहां से रोहिणी के सामने बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की चुनौती। और इसीलिए अब आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद, उनकी तरफ से 3 दिनों तक सारण में कैंप किया जाएगा। उनके साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी धर्मपत्नी मौजूद होंगी और रणनीति बनाई जाएगी अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए। तो सारण के सियासी संग्राम में लालू प्रसाद खुद कूद पड़े हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सारण उनकी कर्म भूमि रही है और लंबे वक्त से सारण के लोग उन्हें अपने यहां बुला भी रहे हैं। तो प्रचार करने के लिए लालू प्रसाद की वहां पर मौजूदगी होगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद चुनाव प्रचार कर सकते हैं। संविधान बदलने की कोशिशों के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो संविधान बदलेगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव की तरफ से ये तमाम बयान दिए गए। उनकी कर्म भूमि रही है, हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है। लोगों की मांग थी, चाहत थी कि उनके बीच लालू जी आए, तो आज वो गए हैं वहाँ। आगे भी लालू जी प्रचार करेंगे और आगे भी और चुनाव में जाएंगे। भाई नेता हैं वो, उनके नेतृत्व में महागठबंधन यहाँ इंडिया अलायंस चल रहा है, क्यों नहीं करेंगे। तो सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने निशाना साधा है। सारिका पासवान ने कहा कि सम्राट चौधरी तो खुद पानी पिलाते थे। देखिए, सम्राट चौधरी तो खुद जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे तो वो लोगों को पानी पिलाने का काम किया करते थे और यही काम है कि उनको पानी पिलाने के ही चलते उनको मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई थी, मंत्री उनको बनाया गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, लेकिन ना तो नौकरियां मिली ना पक्का मकान मिला। इन अंधभक्तों के आका और काका ने बदले में लोगों की चमड़ियां छीन ली। तो एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के प्रचार के लिए जेडीयू के सांसद संजय झा और मंत्री लेसी सिंह पहुंची और इस दौरान संजय झा ने पूर्णिया एयरपोर्ट और सीमांचल में हो रही बाढ़ और सिंचाई से जुड़ी हुई जरूरी कार्यों की जानकारी भी दी। अगले 50 साल तक का प्लान करके बनाना है। जब एक बार पैसा इतना लगा रहे हैं तो अगला 50 साल तक का ध्यान में रखते हुए कि जितना ट्रैफिक इस एयरपोर्ट पे होगा, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए और उसका एक्विजिशन का काम प्रोसेस शुरू हो गया है। और क्योंकि यहाँ 11 लेन लैंड करने का और उसको रात में रुकने का फैसिलिटी चाहिए, इसलिए ये 15 एकड़ जमीन और चाहिए।
अब जो पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा, जिसका लैंड एक्वायर हो गया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बातचीत में ये बात रखा और शुरू में कुछ दिक्कत हुई थी। मुझे लगता है आने वाले साल भर में पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर की प्रक्रिया रेडी है। लैंड इमरजेंट प्रोविजन में एक्वायर करके और टेंडर हो जाएगा और इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव चुनावी सभा में जाने से आरजेडी सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद को रोक रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद को राजनीतिक नजरबंद कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता के इस आरोप पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया। पीएम के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं पहुंचते, ये भी पूछा गया। आपसे दरपेश है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रात में सिंबल बांटते हैं अपनी पार्टी का जो उम्मीदवार का, उनको क्या राजनीतिक रूप से आप लोगों ने नजरबंद कर दिया है? हमारी कामना है कि और उम्मीद है कि लालू जी तमाम जंजीर को तोड़ कर करके परिवार के लोग कितना भी बंदिश लगा दें, लेकिन वह जरूर जनता की अदालत में जाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव ने लालू जी को जानबूझ कर करके सभाओं में जाने से रोक रहे हैं, चूंकि लालू जी को देखते ही राजनीतिक खौफ पैदा हो जाता है। और ये लालू जी जो कर रहे हैं रैली, वो आप लोग भाषण नहीं सुने। लालू जी के नेतृत्व से हम लोग चल रहे हैं जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब जाते तो हमारा तो पूरा सम्मान है। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में क्यों नहीं, कार्यक्रम लखनऊ में और आपका पूर्णिया में, वहाँ क्यों नहीं बुलाया? इधर उधर की बात ना करें। लालू जी तो जेबे करेंगे, तो करेंगे समय पर जल जाएंगे। लेकिन आप बताइए ना, प्रधानमंत्री के मंच पे मुख्यमंत्री क्यों नहीं? क्या बीजेपी को किसी बात का डर लग रहा है? ये बीजेपी के लोगों को क्लियर करना चाहिए ना। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सीपीआई को चीन और पाकिस्तान का समर्थक होने के साथ साथ एजेंट तक बता दिया। सीपीआई ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो भारत में परमाणु हथियार को खत्म कर दिया जाएगा, जिस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए हमें भी परमाणु हथियार संपन्न होना जरूरी है। ये कम्युनिस्टों का ये वक्तव्य कि हम परमाणु हथियार खत्म कर देंगे, मुझे याद आता है 62 के चुनाव में भी ये चाइना की तरफ की बात बोलते थे। क्या ये पाकिस्तान और चाइना के इशारे पर तो नहीं काम कर रहे हैं? जब हमारे पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हो तो हमें हथियार से, परमाणु से संपन्न राष्ट्र बनाना मेरा अधिकार है और मेरे भारत के संप्रभुता के लिए ये जरूरी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त को लोग पहचानने लगे हैं। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी वो जमीन पे उतरे और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखें। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सही स्मरण होगा। तो चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर बयानबाजी भी खूब हो रही है और ऐसे में बीजेपी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और सनातन धर्म का अपमान करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। आराध्य है और रामराज ध्येय है, इसीलिए रामनवमी भाजपा के लिए एक पावन अवसर है। जो सनातन विरोधी हैं वे रामनवमी का महत्व कभी नहीं समझ सकते। नवरात्र में मछली पार्टी करने वाले लोग रामनवमी का महत्व क्या जाने। ये लोग धर्म विशेष के लोगों की तुष्टीकरण के लिए रामनवमी पर भी कोई वीडियो जारी कर सकते हैं। महागठबंधन के लोगों का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, सनातन का अपमान करना। लेकिन ये घमंडिया गठबंधन के लोग सोच ले, रावण का घमंड भी प्रोग्राम नहीं तोड़ा था और सनातन का अपमान करने वालों का होश ठिकाने वीर हनुमान लगाएंगे।
खबर दानापुर के रूपसपुर से, जहां पर युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल कर दिया। नाबालिग की मां ने उसकी सहेली के भाई के खिलाफ स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित के मुताबिक उसकी सहेली ने उसे एक दिन कॉपी लेने के बहाने अपने घर बुलाया और उसको पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया, जिसके बाद सहेली के भाई ने उसके साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे वायरल तक करने का डर दिखाकर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके साथ दुष्कर्म की घटनाएं एक बार नहीं कई बार इसी वीडियो को दिखाकर डरा धमकाकर की गई। इस संबंध में एएसपी दीक्षा ने बताया कि मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। रामनवमी को लेकर महावीर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगातार पहुंच रही है और पटना पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई नियंत्रण कक्ष तक बनाए हैं। हनुमान मंदिर, जीपीओ गोलंबर, डाक बंगला चौराहे पर नियंत्रण कक्ष में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी लगातार निगरानी कर रही है। इस खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। रामनवमी को लेकर महावीर मंदिर में भक्तों का पहुंचना लगातार जारी है। हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पटना पुलिस पूरी तरह से चौकस है। कई नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। उस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से जो भीड़ है उसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा रहा है। हजारों की भीड़ सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर लगातार 3 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं और जिसको देखते हुए भीड़ में सुरक्षा को देखते हुए पटना पुलिस ने कई नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। महावीर मंदिर के सामने बनाए हैं, जीपीओ गोलंबर पर बनाए हैं, वीर कुंवर सिंह पार्क के पर बनाया है, डाक बंगला चौराहे बनाया है, तो तमाम जगहों पर नियंत्रण कक्ष बना है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि जो भीड़ है वो भीड़ लगातार पहुंच रही है और उस भीड़ के सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से जमे हुए हैं। नियंत्रण कक्ष से तमाम पलों की जानकारी ली जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से जो मंदिर है और जो मंदिर के आसपास जो लोग हैं उनकी निगरानी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का पूरी तरह से वातावरण बनाया गया है और ये भीड़ जो है लगातार रात तक पहुंचेगी। सुबह 3 बजे जब मंदिर का पट खोला गया था उसके बाद से कंट्रोल रूम से पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। कई नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं पटना पुलिस के द्वारा और इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से जो भीड़ महावीर मंदिर पहुंच रही है उस भीड़ पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।